जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ईवीएस के लिए, और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये 6 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर चुके हैं ईवीएस के लिए, 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स के लिए। तो आज हमारा ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, एसएसटी के प्रैक्टिस सेट सेकंड पेपर के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे आपको, एसएसटी के नोट्स मिल जाएंगे, और साइंस के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सब कुछ लेने के लिए आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है कि ठहरे हुए जल में मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जो जल हमारा रुका हुआ जल होता है उसमें हम लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं। तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है। मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं। ऑप्शन 1, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे थे। तो जब भी ठहरे हुए जो हमारा भरा हुआ पानी है, ठहरा हुआ जल होता है, उसमें हम लोग केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल डाल देते हैं, उससे क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन मिलने में प्रॉब्लम आती है, जिससे उनका प्रजनन रुक जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है, ए कुछ भी दे रखा है, ए की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। यानी कि एक रोग है, ए की कमी से, ए कुछ भी है मान लिया, हमें नहीं पता क्या है, उसकी कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। तो आप जानते हैं कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। अभी मैं आंसर पा रहा हूं, पहले पूरा क्वेश्चन सुनिए। और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं, तो ए बी सी क्रमशः क्या है। इस क्वेश्चन को आप फिर समझिए कि ए की कमी से हमें कोई भी एक रोग हो जाता है, हमें नहीं पता वो चीज क्या है, तो आप जानते हैं। और कमी क्या होती है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। तो आप जानते हैं एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। किसकी से, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो यहां पर ए के प्लेस पर क्या आएगा, आयरन आएगा। ए की जगह पर क्या आएगा, आयरन। तो देखिए कैल्शियम ये कट जाएगा, कैल्शियम ये कट जाएगा, तो यानी आयरन हमारा इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। अब यहां पर पूछा गया है कि ए के जो उत्तम स्रोत हैं वो बी और सी हैं। तो बी और सी यानी कि आयरन के बेस्ट सोर्सेस हमें कहां से मिल सकता है, दूध या अंडे से ज्यादा आयरन मिलेगा, या पालक और खजूर से मिलेगा। तो आप जानते हो आयरन, पालक और खजूर, कभी कभी यहाँ गुड़ दे रखा हो तो याद रखिएगा, गुड़ भी इसका याद रखिएगा, गुड़ भी यहाँ पर दे देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कोए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती। एक्स कोई भी पक्षी होगा, यहाँ पर कुछ भी होगा, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? तो जब हम ये चैप्टर ईवीएस की बुक में पढ़ रहे थे, ईवीएस की 4 वीडियोस मैंने बना रखी हैं, चारों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाके देख सकते हैं। मैं वादा करता हूं चारों में से अगर आप चारों वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, चारों पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये पीडीएफ आपको इस नंबर पर जब मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो 15 नंबर की ईवीएस आपकी एनसीईआरटी से आती है, ये चारों वीडियो से आपको 15 के 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे कि अपना घोंसला कौन किस तरीके से बनाता, तो वहां मैंने आपको ये भी बताया था कि कोयल जो होती है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, और कोयल क्या करती है, अपने जो अंडे देती है वो कोए के घोंसले में ही देती है, और कौआ
उन अंडों को अपने अंडे समझकर पालता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जब हम घर पढ़ रहे थे तो मैंने वहां कई प्रकार के आपको घर पढ़ाए थे। मैंने इग्लू भी पढ़ाया था। असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, हिमाचल में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, आपके राजस्थान में किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं उन घरों की दीवारें जो होती हैं, ये घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और इनको गोबर से लीपा जाता है। इनको किससे लीपा जाता है? गोबर से इनको लीपा जाता है। और तो इस प्रकार की जो दीवारें हैं और इनकी छतें जो बनाई जाती हैं वो कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार के जो वृक्ष में जो घर बताए थे, मैंने बताए थे कि इस प्रकार के जो घर पाए जाएंगे आपको, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जब पाए जाते हैं तो मैदानी इलाके 9, बर्फीला इलाके 9, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र नहीं। तो राइट आंसर कैसा होगा? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी कि राजस्थान अगर दे रखा होता तो इसका राइट आंसर राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका कि वाई के एक्स जिले में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो मधुबनी क्या है? याद रखिएगा, मधुबनी एक पेंटिंग है। मधुबनी एक पेंटिंग का नाम है और इसका नाम पड़ा है मधुबनी के नाम पर। मधुबनी क्या है? मधुबनी क्या है? बिहार में एक स्थान है जिसका नाम मधुबनी है और इसी के स्थान के नाम पर इसका नाम मधुबनी पड़ा है। तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग पाई जाती है। और जो केवड़ा या गुलाब जल इत्र है, इसके लिए जो फेमस है ये आपका उत्तर प्रदेश का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन चीजों के लिए फेमस है। यहाँ इस चैप्टर का जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ बताया भी था कि यहाँ बड़े बड़े ट्रक भरकर गुलाब जल, यहाँ गुलाब की पत्तियां वगैरह यहाँ पर लाई जाती हैं, जिनसे हम लोग क्या करते हैं? इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिवन है कि टेपियोका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैंने ये बताया था टेपियोका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो टेपियोका के बारे में पूछा गया है कि टेपियोका कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है, यानी टेपियोका हम जो खाने योग्य हिस्सा है वो ए हिस्सा खाते हैं और यह बी में उगाया जाता है। तो ए और बी क्रमशः क्या है? तो याद रखिए, जब मैं टेपियोका आपको यानी कसावा जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ये एक प्रकार की जड़ होती है और इसको हम लोग उबाल कर खाया जाता है इसको। और ये आपके केरल राज्य में उगाया जाता है, जैसे शकरकंद होता है सेम इसी तरीके का हो जाता है ये। तो ये टेपियोका कसावा यानी ए का हिस्सा खाया जाता है। तो इसका हिस्सा खाने योग्य जड़ है, क्या जड़? और मैंने बता दी किस राज्य में? केरल राज्य में। कहां पर? केरल। केरल। तो इसका आंसर होगा जड़ कौमा केरल। तो देखिए जड़ कौमा केरल, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंसर में बताएगा आप लोग, ये फूल यहाँ पर दे रखा है, तो कचनार के फूल और सहजन के फूल कहाँ पर खाए जाते हैं ये आप लोग बताइएगा। ये भी मैंने आपको केवड़ा वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, ये मैंने बताया था टेपियोका, तब मैंने वहां पर आपको बताया था। ये सब कुछ मैंने आपको अपनी उन 4 वीडियोज में ही बता रखा है। आप 4 वीडियोज देख सकते हैं या चारों वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, एक भी क्वेश्चन इनमें से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बीज। बीज के बारे में पूछा गया है कि बीज क्या है? निर्जीव है जैसा कि श्वसन नहीं करता। ऑप्शन सी सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन बी निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। और ऑप्शन ए सजीव है क्योंकि वो पौधे का भाग है। तो इसमें से सही ऑप्शन अगर हम देखें तो बीज क्या है? देखिए बीज एक सजीव होता है। तो जितने भी निर्जीव वाले ऑप्शन उन्हें काट दीजिए। ऑप्शन नंबर बी काट दिया हमने और ऑप्शन नंबर हमने डी काट दिया। इस तरीके से जब आप एलिमिनेट करके करोगे ना तो सीटेट में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सीटेट में सबसे बड़ा क्या करना है आपको? क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए।
और जब आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके करोगे मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए 2 ऑप्शन कर चुके हैं। अब 2 ऑप्शन बचते हैं कि सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है, और दूसरा ऑप्शन है सजीव है क्योंकि पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो आप जानते हैं दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन बचनेगा, क्योंकि हम बीज बोते हैं तो वो क्या करता है, वृद्धि कर करके पौधा बन जाता है और उसी से वृद्धि उसमें होती चलती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 के बारे में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान किसको दिया गया है? अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए, मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, और विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए। तो एक चीज याद रखिएगा, परिभाषा याद करना, परिभाषा रटना, कंठस्थ करना, कठिन शब्द याद करना, इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा वो आपका नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा? नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर आएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि बच्चे के जीवन से जोड़ना, बाहर के जीवन से जोड़ के उसको पढ़ाना, उसको अवसर प्रदान करना, उसको मौके देना, इस प्रकार के जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं ये सभी हमारे पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पर गिवन है कि कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार यहाँ पर क्या है, कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित की है नहीं की है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 क्लास 1 to 5 के लिए कोई भी EVS की बुक नहीं है, इसका उपयुक्त कारण क्या है। पॉजिटिव आंसर आपको पूछना है, पॉजिटिव आंसर यहाँ आपको पूछना है। तो देखिए निर्धारित नहीं कि इसका उपयुक्त कारण यहाँ पर आपका क्या है कि विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, ये बात तो ठीक नहीं है कि पर्यावरण फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट बहुत छोटे होते हैं इसलिए वो एनवायरमेंट स्टडी सीख नहीं सकते, ये ऑप्शन सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, ऐसा थोड़ी है कि वो थर्ड के बाद ही पढ़ाया जाएगा तभी उपयुक्त होगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पाठ्यचर्या के भार को कम करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो सही ऑप्शन है वो ए और डी ऑप्शन है, तो ए और डी जिसमें होंगे वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दोनों ऑप्शन है इसलिए आंसर बन गया। एक और तरीका, एक चीज समझिए कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत ही उपयुक्त है, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। जब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन डी को और ऑप्शन बी को। इसलिए मैं बोल रहा हूं सीटेट का जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो सही टिक करने से पहले आप एलिमिनेट भी करके देखिएगा कि इस क्वेश्चन अगर इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। क्वेश्चन 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 10 है वह राज्य जहां तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो मैंने खास करके जोड़ दिया था इस लाइन पर, मैं इससे क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। यहाँ की मैंने भाषा भी बताई थी, तोरंग किसको कहा जाता है, तोरंग जंगल को कहा जाता है। किसको? जंगल को कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है? झारखंड में कहा जाता है। कहाँ पर? झारखंड में कहा जाता है। और इनके यहाँ की भाषा भी कुड़ुक मैंने बताई थी कि झारखंड के लोगों आदिवासी जो उनकी भाषा भी कुड़ुक है, इस भाषा के बारे में मैंने बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले अगर आप EVS SST साइंस इसके नोट्स लेना हो अगर आपको, या आपको EVS SST और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट अगर आपको लेने हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आपको EVS और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट के लिए, SST के प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड के लिए, साइंस और SST के नोट्स आपको पेपर सेकंड के लिए और EVS के नोट्स आपको पेपर फर्स्ट के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हो। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 11 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए कि दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड है, उसमें एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल 990 मीटर। यानी कि एक टूरिस्ट गाइड बनी हुई है कि जो बुक है उसमें एक मैप बना हुआ है, और इस बुक में जो पैमाना दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल 990 मीटर गिवन है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर कर दिया तो जो एक्चुअल उसको डिस्टेंस होगी वो 990 मीटर होगी। तो यहां दिया गया हमसे कि यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 990 मीटर है, और जो एक्चुअल में जो पैमाना दिया गया है उस पर दो स्थानों के बीच की दूरी बताई गई है कि 21.2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों का क्या कर सकते हैं, 21.2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 990। तो मैं 99 से कर लेता हूँ, जीरो बाद में लगा लेंगे, तो ये आ गया 99 से मल्टीप्लाई। देखिए 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 2 जा 18 1 90, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 1 जा 9 1 10, ये आ गया 9 2 जा 18 कैरी 1 मिल गया हमें, 9 1 जा 9 और 1 10 कैरी 1 मिला, 9 2 जा 18 1 19, यहाँ पर लगा लिया हमने, क्या लगा लिया। अब देखिए ये भी सेम है, 9 से ही होगा तो यही आ जाएगा, यही रिपीट कर देंगे, तो ये आ गया 8 8 9 10 2, और एक जीरो लगा लिया हमने यहाँ पर, ये जीरो वाला, और डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है तो यहाँ आ गया, तो ये बन गया मीटर। ये क्या बन गया, मीटर। तो मीटर बना आपका 20,988 मीटर। इतना मीटर बना। अब आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो हम जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हम इससे डिवाइड कर देंगे। किससे, 1000 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये मिलेगा आपको 20.988 किलोमीटर, 988 किलोमीटर आपको ये मिल जाएगा। तो ये किसके नियर है, आप लोग देखेंगे 22 के नियर नहीं है, 19 के नियर नहीं है, एक 20 किलोमीटर है, एक 21 किलोमीटर है, तो दोनों में जो नियरेस्ट पड़ेगा, तो दोनों में नियरेस्ट पड़ेगा, ये नियरेस्ट पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी के। ऑप्शन नंबर बी के ये ज्यादा नियरेस्ट पड़ेगा, इसलिए ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन शैली का प्रेक्षण अपने विचारों का इस प्रकार व्यक्त किया कि यहाँ का रहना क्या है, रहन सहन साधारण है। यहाँ के लोग क्या है, रहन सहन जो उनका साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो मैंने नारियल के पेड़ कहाँ अपने घरों में लोग उगाते हैं ये बताया था कि केरल राज्य में उगाते हैं, और टेपियोका के बारे में अभी अभी मैं पढ़ाकर आपको आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेपियोका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जड़ पाई जाती है, एक जड़ होती है, इसको उबालकर खाया जाता है और केरल राज्य में ये होती है। तो दोनों ऑप्शन देखें, केरल हमें यहाँ पर दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब आई मीन केरल दोनों के लिए राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों के युग्म जोड़ों को चुनिए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज स्प्रेड या कॉज्ड ड्यू टू द मॉस्किटोज। मॉस्किटो के यानी मच्छरों के कारण इनमें से दो कौन से रोग फैलते हैं, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है डेंगू कोमा हैजा, हैजा कोमा मियादी बुखार, चिकनगुनिया और डेंगू, मलेरिया और मियादी बुखार। तो मच्छरों से दो फैलने वाले रोग आपको पता है, चिकनगुनिया एंड डेंगू, ये दोनों ही मच्छरों से फैलने वाले आपके रोग हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये ऑप्शन 2 से 3 बार आ चुका, और जब मैं इसको पढ़ा रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था कि इसके लिए एक चीज याद रखिएगा, उससे आपको ये हिंट टाइप मिल जाएगा कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये जो सॉन्ग फिट बैठता है, ये सॉन्ग फिट बैठता है
सिल्क वॉर्म के लिए। किसके लिए? सिल्क वॉर्म के लिए। सिल्क वॉर्म अपनी जो मादा होती है, उसकी जो फीमेल पार्टनर होती है, उसको वो कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। कई किलोमीटर दूर से भी ये इसको पहचान लेता है। तो इस सॉन्ग के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं कि सिल्कवॉर्म क्या करता है, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से या उसकी खुशबू से पहचान लेता है। तो इसके लिए कौन सा गाना सूट करता है? तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। सिल्कवॉर्म अपनी मादा को पहचान लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। गर्म कहवा एक प्रकार की हम लोग इसको चाय कह सकते हैं। और ये कहाँ पी जाती है? ये आपकी श्रीनगर में पी जाती है। कहाँ पर? श्रीनगर में ये आपकी पी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पर गिवन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। देखिए 2020 की जो एनईपी है वो 1986 के बाद आई है। 1986 के बाद 34 सालों बाद हमारी एनईपी 2020 आई है। एनईपी 2020 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के लिए रहने वाली है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपको एनईपी से देखने के लिए मिलेंगे। तो एनईपी को हर सब्जेक्ट में अलग अलग या पूरा एक डिटेल इसका पढ़कर जाइएगा। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार एनईपी से बनने वाले हैं। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस समूह कक्षा में स्थान दिया गया है? तो आपको अभी मैंने बताया था, इससे 2-3 क्वेश्चन पहले अभी भी हम लोग पढ़कर आए थे कि जो आपकी ईवीएस है ये किस क्लास के लिए है, किन क्लासेस के लिए बनाई गई है। तो देखिए 9-10 के लिए जी नहीं, 6-8 के लिए जी नहीं, फर्स्ट सेकंड के लिए, सेकंड थर्ड के लिए जी नहीं, ये बनाई गई है 3rd to 5th के लिए। 3rd, 4th एंड 5th यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं कि 20 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप जानते हैं D बराबर V बाई एम, ये आपका फॉर्मूला होता है एम वी, डी अपॉन एम अपॉन वी आपका ये फॉर्मूला यहां पर होता है। तो एम पूछा गया है तो एम बराबर क्या हो जाएगा? डी इंटू वी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एम यानी मास पूछा गया है आपसे, द्रव्यमान पूछा गया है, डेंसिटी 24 है, वी आपका यानी कि जो वॉल्यूम गिवन है ये 6 है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 6 4 24, 2 क्या दिया आएगा? 6 2 12 एंड 2 144, 144 क्या हो जाएगा? ग्राम। 144 ग्राम इसका मास हो जाएगा। मास आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो मास 144 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो पेपर हुआ है जनवरी में जो पेपर आपका हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? तो मैंने बताया था जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो मैंने इन चावलों के बारे में खास बात बताई थी कि पहले क्या किया जाता है, कब ये खाए जाते हैं। मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है इन चावलों के बारे में कि असम में किस त्योहार पर खाए जाते हैं, किस तिथि को वो त्योहार मनाया जाता है, कहाँ बैठ के इसको खाए जाते हैं, इनको पकाने की विधि भी मैंने वहां आप लोगों को बताई थी। तो ये सब कुछ देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जाकर सीटेट ईवीएस के नाम से होगा, सीटेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां जाकर आप इन 4 वीडियोस को देख लीजिएगा। इन 4 वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ मैंने इन 4 वीडियोस में ही कवर किया हुआ है। तो ये जो आपके असम में खाए जाने वाले चावलों की किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, तो इसकी जो वैरायटी है, इसकी वैरायटी जो है इसको बोरा चावल कहा जाता है, इसको बोरा चावल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहां पर गिवन है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? यह क्वेश्चन भी आपका जनवरी में पूछा गया था। यह क्वेश्चन भी आपका जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ है आपका, वहां यह क्वेश्चन आपको से पूछा गया था। तो खेलने में देखिए ध्वनि ऊर्जा जी नहीं, लाइट एनर्जी जी नहीं, केमिकल एनर्जी जी नहीं, मस्कुलर एनर्जी जी हाँ। तो राइट ऑप्शन, करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा।
अब आ जाते हैं आप इसके क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनिए। तो हाथियों का जो चैप्टर था वहां मैंने डिटेल में इसकी आपको डिटेल में बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो क्वेश्चन हाथियों के चैप्टर से बनता है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनेगा। इसीलिए मैंने बोला था एक एक लाइन एक एक वर्ड को आप डिटेल से पढ़िएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरी जो 4 पीडीएफ है, इन 4 पीडीएफ को आप मुश्किल से 5 से 6 घंटे में तैयार कर सकते हो। और ये 4 पीडीएफ इस तरीके से तैयार की गई है कि इनका एक एक वर्ड, मैं लाइन की बात नहीं कर रहा, इनका एक एक वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिया है और पेपर उसके बाद भी मैंने कई बार देखे हैं, इस सब मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं कि जो 4 पीडीएफ है इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार की गई हैं कि उनसे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो यहां पर है हमारा, यहां उसमें गिवन है कि देखिए कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है जिसको आप लोग पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, और जो ध्यान से पढ़कर आएगा वो इस मिस्टेक को यहाँ पर पकड़ पाएगा। दूसरा देखें, वयस्क हाथी एक दिन में 200 ग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। यहां भी एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस पर आते हैं। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाथी क्या करते हैं, मुश्किल से 2 से 4 घंटे ही दिन में सोते हैं, ये बहुत ज्यादा आराम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विद मड एंड वाटर। ये मड एंड वाटर यानी कीचड़ के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि कीचड़ से खेलना इनको बहुत पसंद करता आता है, ये भाता है। और ये क्या करते हैं, पानी और हाथी कीचड़ से खेलते हैं, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक महसूस होती है, इससे इनकी बॉडी को क्या होता है, ठंडक मिलती है। इसलिए ये क्या करते हैं, कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। अब इसके जो राइट आंसर है वो सी और डी हो जाएंगे। तो सी और डी आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अब आप कहोगे सर ए और बी में क्या है, ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं। तो देखिए छोटी मिस्टेक क्या दी गई है, छोटी सी मिस्टेक दी गई है, यहां पर जो वेट होता है वो वेट 100 किलोग्राम ना होकर के 200 किलोग्राम होता है। ये छोटी सी मिस्टेक ये है कि ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, इसमें वेट 200 किलोग्राम हो जाएगा, और ऑप्शन बी जो है यहाँ वेट 100 किलोग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको छोटी सी मिस्टेक यही दे दी थी कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे दोनों रॉन्ग है, सी और डी हमारे यहाँ पर ऑप्शन राइट है। अब आ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर चलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप ईवीएस के, एसएसटी के, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ईवीएस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स एंड आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड इस नंबर पर मैसेज करने के बाद करा दिए जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहाँ पर गिवन है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है। देखिए मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं इस चैप्टर से मधुमक्खी पालन से एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा, या तो उसका ड्यूरेशन पूछ लेगा या मधुमक्खियों से स्टेटमेंट बनाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, उनमें एक रानी मक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देने का ही काम करती है, नर मक्खी होते हैं वो ज्यादा कुछ काम नहीं करते, बाकी की मक्खियां जो होती हैं उनका काम क्या होता है, शहद लाना, बाकी का जो भी काम लेबर का काम होना है उन मक्खियों का कार्य होता है। ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, वीडियो में जाके देख सकते हो, पीडीएफ में भी मैंने दे रखा है। 100% वहां से क्वेश्चन बनेगा। या देखिए जनवरी में भी वहां से क्वेश्चन बना था, जनवरी के मंथ में जो पेपर हुआ था वहां भी क्वेश्चन बना था, और इस बार भी आपका 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा। या तो वो पूछ लेगा या यहां से इसका टाइम पूछ लेगा, या क्या पूछेगा, यहां से इसका टाइम पूछ लेगा। और टाइम क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। इसके लिए जो राइट टाइम होता है मधुमक्खी पालन के लिए, तो राइट टाइम याद रखिएगा। इसके लिए जो राइट टाइम दिया गया है, ये राइट टाइम जो होता है अक्टूबर से दिसंबर मंथ, ये इसके लिए राइट टाइम होता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो यहां गिवन है हमें
कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा पूछा गया है। चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी कि हमारे देश में पाए जाने वाले ऐसे कौन से पक्षियों का जोड़ा हमें बताना है जिनकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा श्रेष्ठ यानी सबसे बेस्ट उनकी है, और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन से भारत में पाए जाने वाले पक्षी हैं जो हमसे भी 4 गुना दूरी से चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मान लीजिए आप 100 मीटर की डिस्टेंस से किसी भी चीज को आसानी से देख पा रहे हो, तो ये पक्षी उसी चीज को, उसी वस्तु को 400 मीटर की दूरी से भी अच्छे से स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो ऐसे हमारे भारत में पाए जाने वाले कौन से पक्षियों का जोड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन पिजन एंड पैरट, जी नहीं। काउ एंड कोयल, जी नहीं। वल्चर एंड डव, जी नहीं। काइट एंड ईगल, जी हाँ। ऑप्शन नंबर डी चील और बाज ऐसे ही जो आपके पक्षी हैं ये हमसे 4 गुना दूरी से भी देख सकते हैं। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन टाइगर से पूछा जाता है, टाइगर का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मैंने पशुओं वाला चैप्टर है, पशु पक्षियों वाला एक चैप्टर है, वहां मैंने करा रखा है, डिटेल में बता रखा है। प्रैक्टिस सेट सॉरी जो मेरी वीडियो नंबर 4 है और मेरी जो एक पीडीएफ नंबर 4 जिसको मैं नाम दिया है, वहां आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन 100% वहां से भी आपको इस चैप्टर से ही देखने के लिए 100% मिलेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, 23 की तरफ। और 23 क्वेश्चन में गिवन है कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कौन सी झील के बारे में बात की गई है? डल झील के बारे में बात की गई है। जिन्होंने मेरी वीडियो डिटेल में देखी है, अच्छे से देखी है, समझी है और पीडीएफ मेरा पढ़ा है, तो डल झील आते ही वो इसके आंसर पर पहुंच चुके होंगे, उन्हें आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग या पर्यटक जो है वो रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में है उस शहर का नाम बताइए। उदयपुर, हैदराबाद, जयपुर और श्रीनगर। तो डल झील जो कि है ये आपकी कहां पर है? श्रीनगर में है। देखिए उदयपुर भी झीलों के लिए बहुत अच्छा शहर है। कई झील आपकी उदयपुर शहर में पाई जाती हैं। उदयपुर शहर जब आप घूमने जाएंगे तो यहाँ आपको एक से एक बेस्ट झील देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही प्यारी प्यारी झीलें यहाँ पर। और उदयपुर के लोग घूमने के लिए बहुत अच्छा शहर है। आपका अगर मौका मिले तो कभी एक बार विजिट यहाँ पर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। तो जो कैसे ढूंढते हैं उसके पीछे का राज क्या है, रीजन क्या है, वो हमें बताना है। कि वो हमारे सांसों से जो कंपन होता है उससे हमें ढूंढ पाते हैं, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से हमें ढूंढ पाते हैं, या सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से हमें ढूंढ पाते हैं, या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 गिवन है इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। मच्छर हमें हमारे पैरों के तलवों की खुशबू से और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है इससे हमें मच्छर अंधेरे में भी इजीली हमें ढूंढ लेते हैं और एक बाइट लेकर आपका चले जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, गोवा, तेलंगाना, छत्तीस, झारखंड। इन चारों राज्यों में से किस राज्य के लोग मछली जो खाते हैं वो फ्राई करते हैं या पकाकर खाते हैं? वो कहाँ, किसके तेल में? नारियल के तेल में। तो याद रखिएगा अगर नारियल के तेल की बात आ जाएगी तो गोवा राइट ऑप्शन होगा। और सरसों का तेल अगर ऑप्शन दे दिया जाए, सरसों का तेल अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो सरसों के तेल के लिए यहां पर एक राज्य दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लोग कैसे करते हैं, कश्मीर के लोग कैसे खाते हैं मछली को? सरसों के तेल में खाते हैं। और गोवा के लोगों की बात की जाए तो ये लोग इसको नारियल के तेल में इसको खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में यहां दिया हुआ है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अमृता की कहानी ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था
और इस चैप्टर में मैंने डिटेल में आपको स्टोरी के बारे में बताया था। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में बनता है। इस बार भी एक क्वेश्चन 100% बनेगा अमृता की कहानी से। मैं फिर कह रहा हूं, ये घटना जो है ये राजस्थान में एक गांव है, खेजड़ी गांव। उस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, वहां की स्टोरी है। तो पूरी स्टोरी नहीं बताकर मैं वृक्ष के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यह राजस्थान में उगाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, इसके लिए ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना भी पसंद करते हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता। ये रॉन्ग यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है। नंबर 1 बात याद रखिएगा कि इसकी लकड़ी जो होती है इसको शीघ्र कीड़ा नहीं लगता। ये अपोजिट दे दिया, उल्टा दे दिया है। और जो ये वृक्ष काटे जा रहे थे ये राजा के महल के लिए ही काटे जा रहे थे, उनका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में यहाँ पर किया जाता। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यह छायादार वृक्ष नहीं है, जी हाँ, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इस गांव के बच्चे जो होते हैं ये इस वृक्ष की छाया में यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं और खेलते भी हैं। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन हमारा होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया ए कॉमा बी कॉमा ई। तो ये 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट है, ए बी ई। ए बी सी रॉन्ग, सी डी रॉन्ग, बी सी डी रॉन्ग, ए बी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो हमें दे रखा है, इसमें दे रखा है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। जो लोग पक्षियों के ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रेक्षण इन्होंने किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रकार की प्रजाति है जिसमें जो उनकी नर पक्षी हैं वो नर पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। उनकी जो मादा पक्षी है उन सभी घोंसलों को 1 बाय 1 चेक करती है और उनमें से जो उसे पसंद आता है, उनमें से जो उसे पसंद आता है या सबसे अच्छा लगता है, वह उसमें ही अपने अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है। तो देखिए, पक्षियों के बारे में फाख्ता हुआ, दर्जन चिड़िया हुआ, कौवा हुआ, कोयल हुआ, नर वीवर हुआ, मादा वीवर हुआ, ये घोंसले किस प्रकार सभी बनाते हैं, कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। कौन पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है, कौन पेड़ के सबसे ऊपर की डालों में बनाता है, कौन झाड़ियों में बनाता है, कौन खंडर में बनाता है, इस प्रकार से मैंने हर एक क्वेश्चन को बता रखा है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आता ही आता है। इस बार भी एक क्वेश्चन पूरा पूरा मुझे उम्मीद है कि वहां से पूछा जाएगा। तो देखिए, जो नर वीवर है, नर वीवर क्या करता है, नर वीवर पक्ष अपना घोंसला बनाता है, मादा वीवर जब अंडे देती है तो 1 बाय 1 वो सभी घोंसलों को चेक करते हैं और उनमें से जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी घोंसले में वो अंडे देती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पोचमपल्ली के बारे में बात की गई है। जिन्होंने चैप्टर्स को पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, पोचमपल्ली आते ही वो आंसर पर पहुंच चुके हैं, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पोचमपल्ली क्या है, ये खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियां जो विशेष प्रकार की बुनाई, जैसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। पोचमपल्ली एक डिस्ट्रिक्ट भी है और ये क्या है, रंगों की साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई क्या है, पोचमपल्ली इसका नाम है और ये विख्यात जिला भी है पोचमपल्ली। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? 4 ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो देखिए, पहले जब इसके लिए आंसर आता था, पहले जब इसके लिए आंसर दिया जाता था वो आंध्र प्रदेश दिया जाता था, आंध्र प्रदेश में है ये। लेकिन क्या हुआ, आंध्र प्रदेश जब डिवाइड हो गया तो अब ये पार्ट हो गया तमिलनाडु का, तेलंगाना का। तो अब इसका जो राइट आंसर बनेगा वो तेलंगाना बनेगा। क्या बनेगा? तेलंगाना बनेगा। आंध्र प्रदेश कहीं कहीं दे दिया जाता है, वरना ज्यादातर ऑप्शन आपको देखने के लिए तेलंगाना ही मिलेगा। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन
डी होगा। अगर तेलंगाना देखने के लिए ना मिले तो बाई चांस पुराना कोई क्वेश्चन उठा के डाल दे तो वहां आंध्र प्रदेश दे रखा हो तो आंध्र प्रदेश को आप लोग टिक कर दीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन हो फिर आपको तेलंगाना टिक करना है। मैंने तीनों सिचुएशन आपको दे दी। तीनों सिचुएशन, पहली सिचुएशन अगर तेलंगाना दे रखा हो आंध्र प्रदेश नहीं हो तो तेलंगाना टिक करना है। दूसरी सिचुएशन तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो भी तेलंगाना टिक करना है। तीसरी सिचुएशन तेलंगाना ना हो आंध्र प्रदेश हो देन आपको आंध्र प्रदेश के साथ जाना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में यहां दे रखा है कि अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह भी आपका जनवरी 2024 में पेपर हुआ था, वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने बताया भी है कि अल बरूनी के से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अल बरूनी के में क्या था, ये तालाबों वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है वहां मैंने इस चैप्टर के बारे में अल बरूनी का एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर दे रखा था, तो वहां से मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो देखिए इसमें कथन सही नहीं है, नॉट पूछा गया है, तो तीन ऑप्शन सही होंगे, एक गलत दे रखा होगा। तो देखिए अल बरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, तो जी हाँ ये ऑप्शन हमारा राइट है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा कि उज्बेकिस्तान से ही आए थे। पहले क्या था देखिए, उज्बेकिस्तान ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि अल बरूनी कहाँ से आया था या किस देश का निवासी था, तो ये उज्बेकिस्तान से आए थे। हजार से भी ज्यादा साल पहले वो भारत आए थे, तो ये ऑप्शन भी राइट है। थर्ड, उसने भारत के उस समय के तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। उन्होंने जो लिखा है यहां उन्होंने तालाबों की बहुत प्रशंसा की है। भारत के जो तालाब पाए जाते थे उनकी क्या थी, बहुत प्रशंसा इन्होंने यहां पर की थी। ऑप्शन नंबर डी है कि उसने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा राइट है। बट हमसे रॉन्ग यहां पर पूछा गया है, तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर डी रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग है वही हमारा राइट बन जाएगा और राइट वाले रॉन्ग बन जाएंगे, तो ये बन गया रॉन्ग, ये रॉन्ग और ये रॉन्ग और ये हो गया राइट, क्योंकि नेगेटिव हमसे पूछा गया था इसलिए हमने ये आंसर लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। कौन सा ईवीएस के थीमों को दर्शाता है, तो एक चीज याद रखिएगा, हमारी जो ईवीएस है उस ईवीएस में 6 थीम और 4 उप थीम है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, ये 6 थीम कौन कौन सी हैं या इनमें से कौन सी एक नहीं है, और जो 4 उप थीम है वो कौन सी है या इनमें से नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए जो 6 थीम है हमारी, उन 6 थीम को मैं लेकर आया हूं कि ये हमारी ईवीएस के लिए 6 थीम रहेंगी और 4 उप थीम जो है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो थीम कितनी है, 6, उप थीम कितनी है, 4, उप थीम कितनी है, 4, जो निम्नलिखित हैं। तो याद रखिएगा जो हमारी 6 थीम है, पहली है उनमें से परिवार मित्र, इस परिवार और मित्र हमारी, ये इसकी कितनी है, 6 हमारी थीम में से पहली है परिवार और मित्र। इसकी 4 उप थीम दे रखी हैं, तो पहली है आपसी संबंध, दूसरी है काम और खेल, तीसरी है जानवर और चौथी है पौधे। ये हमारी 4 उप थीम आ जाती हैं हमारी थीम नंबर 1 परिवार और मित्र के अंडर। अब क्वेश्चन अच्छा, थीम नंबर 2 है भोजन, थीम नंबर 3 हमारी है पानी या जल, थीम नंबर 4 है हमारी आवास या आश्रय, फिफ्थ थीम है हमारी यात्रा और छठवीं थीम है हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये हमारी ईवीएस में 6 थीम और हमारी 4 उप थीम है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर सभी 30 के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आपको ईवीएस एसएसटी, ईवीएस एसएसटी साइंस के नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, इसके नोट्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट आपको ईवीएस मैथ्स एंड एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप सब कुछ ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो लोग नए थे चैनल पर या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए और सीटेट पास करने के लिए और सीटेट पास करने के बाद मास्टर मास्टर बनने के लिए आप लोग पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।